नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल साहित्य क्लास से झुंझुनू में। और आज की अपनी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम हरियाणा बोर्ड से जो नैतिक शिक्षा पुस्तक चलती है, तो आज हम कक्षा 11 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है महारानी अहिल्याबाई होलकर, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसकी थीम के बारे में बात कर लेता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भी अपने समाज में जो स्त्रियां हैं, लेडीज हैं, उनकी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। आज भी जो लेडीज हैं उनको यह माना जाता है कि चूल्हा चौका और झाड़ू पोछा ही उनका काम है। तो जो महारानी अहिल्याबाई होलकर जी हैं, उनका जन्म उस समय हुआ था जिस समय स्त्रियों को बाहर निकलना भी वर्जित था। अगर बाहर निकलेंगी तो भी पर्दे में रह के ही जाएंगी, मतलब बहुत कम बाहर निकला जाता था। और उस समय में इन्होंने जो नारी सशक्तिकरण का एक जो उदाहरण पेश किया है वो आज हम देखेंगे। तो नारी सशक्तिकरण को लेकर जो आज अपना चैप्टर है उसको आज हम शुरू करेंगे। तो चैप्टर को शुरू करते वक्त आपसे भी ये निवेदन है कि आप भी अपनी बुक्स में थोड़ा थोड़ा ध्यान कीजिए। और शुरू करने से पहले एक बात और बताऊंगा प्रिय विद्यार्थियों की, आप कक्षा 11 में आ गए हो और कक्षा 11 और 12 में व्याकरण अलग से नहीं पढ़ाई जाती है। तो अपने चैप्टर में जब भी कोई व्याकरण का कोई टॉपिक आएगा, कोई वर्ड आएगा कुछ ऐसा जिसके हम व्याकरण का कुछ संधि समास या तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, तो आज हम चैप्टर के साथ साथ में पढ़ेंगे क्योंकि व्याकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी एक बार व्याकरण कमजोर हो गई तो आगे आने वाले कंपटीशन में आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। और आने वाला वक्त है वो हिंदी को लेकर ही आएगा, जिसका हिंदी स्ट्रॉन्ग होगा वो आने वाले कंपटीशन में इजीली क्लियर कर सकेगा। इसलिए हिंदी को कभी भी साथियों कम नहीं समझना है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, महारानी अहिल्याबाई होलकर। अंग्रेजी शासन काल में अनेक समाज सुधारक हुए। तो समाज सुधारक का मतलब क्या होता है? समाज सुधारक का मतलब होता है कि जो समाज को सुधारे। देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो सुधार वर्ड है, इधर देखिए सुधारक, यहाँ पे कै प्रत्यय लगा हुआ है। देखो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि हम साथ साथ में चलेंगे। तो प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के पीछे जो लगता है और उसके मीनिंग में, उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर दे या विशिष्ट अर्थ ला दे, तो वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो देखो सुधार का मतलब होता है सुधारना, और कै का मतलब होता है करने वाला, यानी जो समाज को सुधारने वाला होता है। ठीक है, ये क्या है? प्रत्यय। तो अंग्रेजी शासनकाल में अनेक समाज सुधारक हुए। उन समाज सुधारकों में महात्मा फुले द्वारा आरंभ की गई समाज सुधार की गतिविधियों को छत्रपति साहू महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री रामास्वामी पेरियार, श्री नारायण गुरु, अन्ना भाऊ साठे तथा करमवीर भाऊराव पाटिल आदि ने आगे बढ़ाया। कहने का मतलब है कि जो महात्मा फुले जी थे, उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया उसको जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, अन्ना भाऊ हैं, और उसके अलावा जो रामास्वामी पेरियार हैं, इन सभी महान जो अपने आदर्श हैं, इन्होंने क्या किया? उन आदर्शों को आगे बढ़ाया। आगे देखो, इससे पहले धर्म के ठेकेदार स्त्री को शूद्र व्रत समझकर उनका अपमान क्या करते थे। यानी इससे पहले जो महात्मा जी फूले हैं, उससे पहले की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें कहा गया है कि इससे पहले धर्म के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार कौन होते हैं? जो ये सोचते हैं कि जो हिंदू धर्म है या जो अपना जो भी धर्म है उसको हम ही सुधारेंगे, उसको नए नियम हम ही बनाएंगे। तो उस समय जो धर्म के ठेकेदार होते थे वो क्या करते थे? स्त्रियों को पशु समझते थे, उनको शूद्र समझते थे। तो शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र का मतलब होता है बच्चों छोटा। शूद्र का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन अगर हम इसको डिटेल से देखेंगे, अगर हम इसको शूद्र का मीनिंग अगर हम डिटेल से देखेंगे तो शूद्र का मतलब बहुत निकृष्ट टाइप का माना जाता है, जिसको हमें छूना नहीं चाहिए, यानी जिसको अपमान का एक वर्ड माना जाता है शूद्र। वैसे शूद्र का एग्जैक्ट मीनिंग तो छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे शूद्र को अगर हम डिटेल से देखेंगे, शूद्र का मतलब है जिसकी कोई कदर नहीं हो, अपमानित जैसा, ऐसा शूद्र। तो स्त्रियों को क्या माना जाता था? स्त्रियों को माना जाता था कि जो स्त्रियां होती हैं वो शूद्र होने बराबर है, यानी इनको बिल्कुल उनका अपमान किया जाता था। कौन? समाज सुधारक करते थे। कौन करते थे? समाज सुधारक उनका अपमान करते थे। आगे देखो, पति के साथ सती होना पुण्य माना जाता था। तो पति के साथ सती होना, तो सती होना क्या होता है? देखो प्रिय विद्यार्थियों, सती किसे कहते हैं? सती उसे कहते हैं जब कोई स्त्री, उसका पति मर जाए और पति के मरने के साथ अगर वो भी अपनी बॉडी उस जो चिता होती है उसमें जला दे, तो उसे सती कहते हैं। यानी अपने पति के साथ चिता में जलना ही क्या कहलाता है? सती कहलाता है। तो ये उस वक्त की बात है जिस टाइम में सती होना क्या माना जाता था? पुण्य का काम माना जाता था। इन्हीं परिस्थितियों में, यानी जो ये सिचुएशंस है, इन्हीं परिस्थितियों में महान क्रांतिकारी एवं सर्वजन कल्याणकारी, महान क्रांतिकारी एवं सर्वजन कल्याणकारी। तो सर्वजन का मीनिंग क्या है? देखो सर्व है, सर्व का मतलब होता है सभी, सर्व का मीनिंग क्या होता है? सभी। और जन का मतलब आप सभी को पता है जनता, जन यानी लोग और जनता, तो सर्व का मीनिंग होता है सभी।
तो ऐसे समय में महान क्रांतिकारी एवं सर्वजन कल्याणकारी महिला शासिका, शासिका का मतलब कौन होता है? फीमेल रूरल, फीमेल रूरल यानी जो फीमेल जो रूरल होती है, जो राज करती है, वो कौन होती है? शासिका कहलाती है। तो महिला शासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ। किन परिस्थितियों में जन्म हुआ? जिस समय में स्त्रियों को सती होना पुण्य माना जाता था, जिस समय में स्त्रियों को शूद्र माना जाता था, ऐसी परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ। आगे देखो, अहिल्याबाई का जन्म अहमदनगर जिले में, तो अहमदनगर आज वर्तमान में कहां पे है? महाराष्ट्र में है। तो अहिल्याबाई का जन्म अहमदनगर जिले के चोंडी नामक गांव में 31 मई 1725 को हुआ। ये डेट याद रखो क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो कब हुआ था? 31 मई 1725, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार 1 नंबर का पूछ लेते हैं। तो उनका जन्म कहां हुआ था? अहमदनगर के जो चोंडी नामक गांव है वहां हुआ था। और कब हुआ था? 31 मई 1725 को हुआ। उनका विवाह मध्य प्रदेश के महान योद्धा, और उनका विवाह कहां होता है? मध्य प्रदेश के जो महान योद्धा हैं जिनका नाम है महार राव होलकर। महार राव होलकर योद्धा कौन होता है? वॉरियर, जो युद्ध लड़ते हैं। एक महान योद्धा है जिसका नाम है महार राव होलकर, जिन्होंने मध्य प्रदेश में हिंदवी साम्राज्य की पताका फहराई। एक महान योद्धा है जिसका नाम दिया गया है महाराव होलकर, जिन्होंने क्या किया था? जो मध्य प्रदेश है उसमें हिंदू साम्राज्य की पताका लहराई थी। पताका लहराने का मतलब क्या है? कि वहां पे हिंदू साम्राज्य का जो ध्वज है उन्होंने गाड़ा था। पताका का अर्थ होता है ध्वजा, ठीक है, यानी चारों तरफ उन्होंने हिंदू साम्राज्य का बोलबाला किया था। के पुत्र खांडेराव होलकर के साथ हुआ। तो विवाह किसके साथ हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। एक महान योद्धा है जिसका नाम है महार राव होलकर, और उनके पुत्र का नाम है, और उनके पुत्र का क्या नाम है? पुत्र का नाम है खंडेराव होलकर। पुत्र का क्या नाम है? खंडेराव होलकर। तो इसके साथ क्या होता है? इनका विवाह होता है। किसका विवाह होता है? महारानी अहिल्याबाई होलकर का विवाह होता है। खंडेराव होलकर और महारानी अहिल्याबाई होलकर का क्या होता है? विवाह होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे देखिए, पति की आकस्मिक मृत्यु। पति की आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक का मतलब क्या होता है? सडन, यानी अचानक। पति की क्या हो जाती है? अचानक मृत्यु होने पर उनके सामने सती होने की स्थिति आ गई। देखो मैंने आपको बताया था ना कि पहले ऐसा था कि लड़कियों का अगर पति मर जाता था, किसी स्त्री का पति मर जाता था, तो उसको विवश किया जाता था कि तुम्हारा पति मर गया है, तुम भी उसके साथ सती हो जाओ, उसके साथ जल जाओ। तो इसके सामने एक परिस्थिति आ गई कि मुझे भी सती होना पड़ेगा, यानी इसके सामने एक स्थिति आ गई कि इसे भी सती होना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, जनहित को ध्यान में रखते हुए। जनहित का मतलब क्या होता है? जनता की भलाई। हित का मतलब क्या होता है? भलाई। तो जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए महाराव होलकर ने इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए न केवल अहिल्याबाई होलकर को सती होने से बचाया, अपितु राज्य की बागडोर भी अहिल्याबाई को सौंप दी। यानी जनता की भलाई को देखते हुए महाराव होलकर जी थे, जो इनके क्या थे? ससुर थे। इनके क्या थे? ससुर थे। ससुर का मतलब क्या होता है? ससुर जी थे। ससुर जी जाते हो ना, फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ जो इनके थे महाराव होलकर जी, इन्होंने क्या किया? जनता की भलाई को देखते हुए इनको कहा कि तुम्हें सती नहीं होना है। ये जो रूढ़िवादी परंपरा है जो सालों साल से चली आ रही है, उस परंपरा को तोड़ते हुए कहा कि तुम्हें सती नहीं होना है, और साथ में कहा कि तुम्हें राज्य को भी संभालना है। यानी जो राज्य है, जो किंगडम है, उसकी बागडोर भी किसे दे दी? महारानी जी को दे दी गई, ठीक है। आगे देखो, अहिल्याबाई ने पाखंड का विरोध करते हुए, अहिल्याबाई ने पाखंड का विरोध करते हुए और लोक निंदा की परवाह न करते हुए राज्य की बागडोर संभाली। जो अहिल्याबाई थी, उन्होंने पाखंड जो होते हैं, पाखंड का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे नियम जो कोई रूल नहीं है, जो मतलब बिना मतलब में चलते रहते हैं। ऐसे करो वरना तुम्हारा बुरा हो जाएगा, ऐसे करो वरना तुम्हारा बुरा हो जाएगा, 500 रुपए दो वरना तुम्हारा बुरा हो जाएगा। यानी ऐसे जो पाखंड होते हैं, सती बन जाओ वरना तुम्हारा बुरा हो जाएगा, कहने मतलब जो पाखंड थे उन सबका विरोध करते हुए और लोक निंदा की परवाह न करते हुए। लोक निंदा क्या होती है? यानी जो जनता होती है और वो तुम्हारी चुगली करती है, निंदा करती है, उस बात की परवाह न करते हुए राज्य की बागडोर संभाल ली है। और उन्होंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और उन्होंने क्या किया? राज्य की बागडोर को संभाल लिया। आगे देखो, उनका मानना था कि सती प्रथा से मेरी मृत्यु होने पर एक गलत परंपरा का निर्वाह होगा। तो महारानी जी का मानना था अगर मैं सती हो जाती हूं तो एक गलत परंपरा जो है वो निर्वाह होगा। तो निर्वाह पर देखिए, निर्वाह, और जब इसका संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो नी है प्लस
वाह है। ठीक है, कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी और उपसर्ग इसमें होगा नीर प्लस वाह है। वाह का मतलब यहाँ पे क्या है? वहन करना, वहन करना। और निर्वहन का मतलब हो गया किसी चीज को आगे से आगे बढ़ाना या उसको संभाल के चलना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो नी है, संधि विच्छेद है, और उपसर्ग क्या होगा? नीर उपसर्ग होगा। ये आपको याद रखना है। काफी सारे कंपटीशन एग्जाम में व्याकरण के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो छोटे छोटे व्याकरण क्वेश्चन है जो आपकी क्लास में ही आपको याद होंगे, अलग से क्लास लेने की आपकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो महारानी अहिल्याबाई ने सोचा कि अगर मैं सती हो जाती हूं तो एक गलत परंपरा ही चलेगी, गलत परंपरा का ही सूत्रपात होगा, एक गलत परंपरा आगे से आगे बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने सती नहीं हुआ और उन्होंने कहा, सोचा कि अगर मैं जीवित रहूंगी तो परंतु मेरे जीवित रहने पे लाखों प्रजाजनों को सुख मिलेगा। और सोचती हैं कि अगर मैं जीवित रहूंगी तो जो लाखों प्रजाजन है, जनता है, उनको सुख ही मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक अच्छी महारानी होती है वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती, हमेशा जनता के बारे में सोचती है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सभी ने बाहुबली फिल्म देखी होगी, तो जिसके अंदर जो राजमाता होती है वो अपने से ज्यादा जनता की भलाई के बारे में सोचती है। तो ऐसी अपनी जो महारानी जी थी वो भी एक राजमाता थी और पूरी जनता की भलाई के बारे में सोचती थी। चलिए आगे देखिए। राज्य का संचालन करते हुए अहिल्याबाई के पति, ससुर एवं पुत्र की मृत्यु होने पर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। देखो कितनी बड़ी बात है। जब वो राज्य का संचालन कर रही थी तो पति तो उनके पहले ही मर गए थे, लेकिन उनके जो ससुर हैं यानी जो ससुर जी हैं और जो उनके पुत्र हैं उनकी भी मृत्यु हो गई, पर उन्होंने अपना धैर्य बिल्कुल नहीं किया। धैर्य का मतलब क्या होता है? पेशेंस। पेशेंस बिल्कुल भी नहीं खोया। आगे देखो। प्रजाजनों को कष्ट देने वाले लोगों को समझाने का प्रयास किया तथा जीवन यापन के लिए उन्हें जमीनें देकर सुधार का मार्ग दिखाया। देखो बहुत बड़ी बात है। जो प्रजाजन थे उनको अगर कोई सता रहा है, उनको कोई कष्ट दे रहा है, तो उनको समझाया और उनको कहा कि आप खेती कीजिए, और उनको जमीनें दी गई कि आप खेती कीजिए। जैसे मान लो कि पहले आप सभी ने कहानियां पढ़ी होंगी कि कुछ डाकू होते थे और जंगलों में लूटपाट करते थे, जो जंगल से गुजरते थे उन यात्रियों के साथ लूटपाट करते थे। तो ऐसे कुछ लोग थे जो मतलब जनता को कष्ट देते थे। तो महारानी ने कहा कि आप ऐसा कोई काम मत करो, हम आपको बदले में जमीन देंगे, आप खेती करो और उनसे अपना जीवन का निर्वाह करो, अपने जीवन को पालन पोषण करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये भी। आगे देखो। प्रजा को राहत देते हुए उनसे न्यूनतम कर वसूला जाने लगा। यानी प्रजा को राहत देने के लिए उनसे न्यूनतम कर। कर का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, कर का दो मीनिंग होता है। कर के दो मीनिंग होता है, एक तो होता है टैक्स और एक होता है हाथ। तो यहाँ पे कौन सा मीनिंग हो सकता है? आप दिमाग लगाओ, मैं फिर से लाइन बोल रहा हूं। प्रजा को राहत देते हुए उनसे न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम कर वसूला जाने लगा। तो यहाँ पे हाथ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? टैक्स होगा। लेकिन ये आपको याद रखना है कि कर जो मीनिंग है, वर्ड है, उसके दो मीनिंग होते हैं। एक का मीनिंग होता है टैक्स, एक का मीनिंग होता है हाथ। ठीक है, तो उनसे न्यूनतम कर वसूला जाने लगा। यह भी निर्णय लिया गया कि करों से प्राप्त धन का उपयोग केवल प्रजा हित के कार्यों में ही हो। तो महारानी जी ने यह भी डिसीजन लिया कि जो हम टैक्स ले रहे हैं जनता से, जो टैक्स हम जनता से ले रहे हैं, उसका जो धन है उसका उपयोग केवल प्रजा की भलाई के लिए करना है। किसके लिए करना है? सिर्फ प्रजा की भलाई के लिए करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम आज के वर्तमान के दौर में देखेंगे तो आपको पता होगा कि टैक्स का 80% 70% तो जो नेता लोग हैं वो अपनी पॉकेट भरने में करते हैं, प्रजा की भलाई के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। ठीक है, आगे देखो बच्चों। उन्होंने संयम को राज्य के धन की मालकिन न मानकर केवल उसका संरक्षक माना। तो देखो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने माना अपने आप को कि मैं इस राज्य की कोई मालकिन नहीं हूं, मैं इस राज्य की कोई क्वीन नहीं हूं, कोई इतनी बड़ी वो नहीं हूं। ठीक है, यानी राज्य की मालकिन नहीं माना। उन्होंने ये माना कि जो धन है मैं उसकी सिर्फ संरक्षक हूं। संरक्षक का मीनिंग क्या होता है? देखो इधर, संरक्षक, संरक्षक। तो देखो रक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाला। अभी बताया ना मैंने, कै यानी करना। अभी बताया था ना कै प्रत्यय है, और कै का मतलब है करने वाला, करने वाला। और सम यहाँ पे क्या है? स्पेशल लगा हुआ है, यानी विशिष्ट के अर्थ में आया है। सम क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले लगता है। बच्चों याद रखना, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। यहाँ पे क्या है? सम उपसर्ग है। और ठीक है, और रक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाला। याद रखना, एग्जाम में आएंगे सीटेट, पीजीटी, टीजीटी, जितनी भी आने वाली फ्यूचर की एग्जाम है, यहाँ तक कि अगर आप आईएएस का भी एग्जाम दोगे तो उसमें भी हिंदी का पेपर आएगा आएगा, जो आपको कंपलसरी पास करना होगा। इसलिए हिंदी को कम में बिल्कुल मत समझना। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को संरक्षक माना कि जो धन है मैं उसकी कोई मालकी नहीं हूं, मैं तो क्या हूं? उसकी संरक्षक हूं। अहिल्याबाई
प्रजा के सुख दुख की जानकारी स्वयं प्रजा से मिलकर लेती तथा न्यायपूर्ण निर्णय देती। जो अहिल्याबाई है उन्होंने प्रजा के जो सुख दुख है उसकी जानकारी स्वयं प्रजा से मिलकर लेती। कि ऐसे नहीं है कि जो दरबार में जो मंत्री उन्होंने कह दिया कि वहां पे लोगों को कष्ट है, वहां के लोग सुखी हैं, उन्होंने कभी नहीं माना। वो खुद जनता से मिलती और उनके सुख दुख और दर्द के बारे में जानती और फिर जो न्यायपूर्ण निर्णय, न्याय के अकॉर्डिंग जो निर्णय है उसको वो सुनाती। अब देखो उनके राज्य में जातिगत, एक मिनट रुकिए थोड़ा टाइम लग रहा है। उनके राज्य में जातिगत भेद नहीं था। जातिगत भेद का मतलब क्या होता है? कास्टिज्म। आज भी आप देख सकते हो कि अपने हरियाणा में, अपने राजस्थान के अंदर कोई अपने आप को कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हाई जो मेरा लेवल है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं हाई हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र के साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा, मैं उसको अपनी चारपाई पे नहीं बिठाऊंगा। देखो आज भी अपने हिंदुस्तान में ये बातें देखने को हमें मिलती है और साउथ इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। तो आप सोचो जब 1725 में महारानी अहिल्याबाई का जन्म हुआ था, अगर उसके 20-30 साल बाद भी ये अगर वहां की क्वीन बनती हैं तो भी आप सोचो कि कितना वहां पे जातिगत भेदभाव रहा होगा। लेकिन उनके किंगडम में नहीं था। जब अपने आज इंडिया के अंदर है तो आप सोचो कि आज से 300 साल पहले कितना ज्यादा रहा होगा। लेकिन उनके किंगडम यानी उनके जो साम्राज्य था उसके अंदर जातिगत भेदभाव बिल्कुल नहीं था। तो आपको भी इस बात से यही शिक्षा मिलती है कि आपको कभी भी कास्टिज्म के ऊपर अपने आप को महान नहीं बताना कि मैं कास्टिज्म करता हूं, ये है वो है। कभी भी आपको कास्टिज्म नहीं करना है। ये मान के चलो कि जो जिसके गुण अच्छे हैं वो एक मनुष्य अच्छा है, वो एक मानव अच्छा है और उसी के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए। कास्टिज्म हमें कभी भी नहीं करना है, ठीक है। यानी जातिगत भेदभाव उस राज्य में बिल्कुल नहीं था। अब देखो आगे, सारी प्रजा समान रूप से आदर पाती थी। समान रूप से क्या पाती थी? आदर पाती थी। मैं आज आपको एक चीज और बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मेरे से कई बार क्लास में भी पूछते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या है, सर ये कैसे है। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हूँ तो वहाँ पे क्या है, हिंदी थोड़ी सी बच्चों की वीक है। तो उन्हें जैसे पढ़ाता हूँ मैं वैसे ही थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ाऊंगा साथ साथ में, ठीक है। देखो ये जो सम्मान होता है ना जिसमें एक मैं, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो सम्मान है इसका मतलब होता है रेस्पेक्ट, ठीक है। और एक और होता है सामान। एक और क्या होता है? सामान, जिसका मतलब होता है लगेज। क्या होता है? लगेज। देखो बच्चों ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये समान क्या है? शब्द युगम कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द युगम कहते हैं। जब मेरा सैनिक स्कूल का इंटरव्यू हो रहा था तब मुझसे भी ऐसे शब्द युगम पूछे गए थे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं हिंदी की जब भी आप क्लास करो तो व्याकरण साथ साथ में पढ़ना ही पड़ेगा, वरना व्याकरण क्लियर नहीं होगी। फिर बता रहा हूं जिसमें एक मैं आता है और सम्मान लिखा है उसका मतलब होता है इक्वल, और जिसमें आधा मैं आता है उसका मतलब होता है रेस्पेक्ट, और जिसमें आ की मात्रा आती है सामान उसका मतलब होता है लगेज। आज के बाद में आपको हिंदी में कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो प्रजा समान रूप से आदर पाती थी, यानी इक्वलिटी, सबको क्या मिलती थी? रेस्पेक्ट मिलता था। अहिल्याबाई का मानना था कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राजधर्म है। अहिल्याबाई का मानना था कि जो प्रजा है उसका जो पालन है वो हमें अपने बच्चे की तरह करना चाहिए और वही हमारा क्या है? राजधर्म है। तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजधर्म क्या है, तो आप बताओगे अपने प्रजा को संतान की तरह पालना ही क्या है? राजधर्म है। इसलिए प्रजा ने उन्हें लोक माता की उपाधि प्रदान की थी। और प्रजा उन्हें क्या कहती थी? लोक माता कहती थी, यानी लोक की माता, यानी लोक जो संसार है उसकी माता। कौन? अहिल्याबाई होलकर जी। आगे देखो, उत्तराधिकारी न होने पर की स्थिति में प्रजा को दत्तक लेने यानी गोद लेने का और सो अभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिया गया। तो पहले क्या होता था कि किसी के बच्चा नहीं होता था तो उसको बच्चे को किसी और के बच्चे को अडॉप्ट करने की भी कुछ प्रक्रिया होती थी। कहीं कहीं किसी किसी राज्य में क्या करते थे? अडॉप्ट करने ही नहीं देते थे। तो महारानी अहिल्याबाई जी के राज्य में ऐसा नहीं था। अगर किसी के उत्तराधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी का मतलब है कि उसकी संपत्ति को संभालने वाला कोई नहीं है, ठीक है। चलो इसका संधि विच्छेद करके थोड़ा समझाता हूं, आपको डीपली समझ में आएगा। देखिए उत्तर उत्तराधिकारी, जब इसको संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो इसका निकल के आएगा इसका संधि विच्छेद मैं ऊपर कर देता हूं। देखिए उत्तर प्लस अधिकारी। तो देखो बच्चों उत्तर के दो मीनिंग होते हैं। उत्तर के क्या होते हैं? दो मीनिंग होते हैं। एक का मीनिंग होता है नॉर्थ
और एक का मीनिंग क्या होता है, बाद में, बाद में या अंत में, ठीक है, या लास्ट में, जो भी है। तो देखो यहाँ पे नॉर्थ मीनिंग नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्थ मीनिंग हमें नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लेना है, बाद में, ठीक है। और अधिकारी का मतलब है जो उसके अधिकार को संभालने वाला होगा, जो उसके अधिकार को लेने वाला होगा। तो उत्तराधिकारी कौन हो गया, कोई भी अगर बेटा होता है वो उत्तराधिकारी कैसे होता है, जैसे मान लो आपके पापा के पास 50 बीघा जमीन है, 50 किला जमीन है, और आपका आप उनके पुत्र हो, तो आप उनके क्या हुए, उत्तराधिकारी हुए। उत्तराधिकारी का मतलब क्या, बाद में जो उस जमीन का अधिकारी बनेगा, यानी उत्तराधिकारी। अब आपको समझ में आ गया, उत्तर का मीनिंग समझ में आ गया। उत्तर के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरा मीनिंग होता है बाद में, ठीक है। तो जिस किसी के अगर उत्तराधिकारी नहीं है, यानी किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो रहा है, तो उनको गोद लेने का भी अधिकार वहां पे दिया गया था। और स्व अभिमान पूर्ण, स्व अभिमान पूर्वक का मतलब क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ। देखो एक ये भी देख लीजिए, स्व प्लस अभिमान, ठीक है। तो स्व का मतलब होता है सेल्फ, और अभिमान को आपको पता है रेस्पेक्ट, यानी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ उन्हें जीने का अधिकार दिया गया। यदि कोई राज्य कर्मचारी अवैध रूप से, अवैध का मतलब क्या होता है, इलीगल, अवैध का मतलब क्या होता है, इलीगल, ठीक है, इनवैलिड तरीके से, ठीक है। देखिए एक बार, ए प्लस वेद, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, नहीं, ये क्या है, उपसर्ग है, इसमें भी ये सब क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो ए का मतलब है नहीं, वेद का मतलब है लीगल, जो लीगल नहीं हो, यानी इलीगल तरीके से अगर कोई राज्य का कर्मचारी है, वो अवैध रूप से प्रजा से वसूली करता था, तो उसे दंडित किया जाता था। यानी कोई राज्य का कर्मचारी है और इलीगल तरीके से प्रजा से वसूली करता है, ठीक है, उनसे टैक्स लेता है, तो उसको क्या करते थे, दंड देते थे। कौन, महारानी अहिल्याबाई जी का जो रूल एंड रेगुलेशंस था, उसके अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाता था। आगे देखो, समस्त प्रजाजनों को न्याय की प्राप्ति के लिए गांव में पंचायती व्यवस्था को मजबूत किया गया, और जितने भी प्रजाजन है उनको जो न्याय मिलना है, तो हर गांव में जो पंचायती व्यवस्था है उसको मजबूत किया गया। आपने भी कभी देखा होगा खाप पंचायत जो अपने गांव में होती है, तो उसी तरह से हर गांव में जो पंचायत व्यवस्था होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया, ताकि सभी को न्याय मिले। कृषकों को, कृषक का मीनिंग क्या होता है, किसान, कृषक का मीनिंग क्या होता है, किसान। तो किसानों को न्याय देने की व्यवस्था की गई, और बेरोजगारों के लिए विभिन्न रोजगार धंधों की योजनाएं भी बनाई गई। जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार है, उनके लिए तरह तरह के रोजगार और धंधों की योजना बनाई गई। प्रजा के कल्याण के लिए पुल, घाट, बावड़ी, तालाब व धर्मशालाएं बनवाई गई। जहां तक मैं समझता हूँ, पुल आपको पता है, घाट आप जानते हो, जो नदी के जहां से नदी में हरिद्वार जी आप गए होंगे तो हरिद्वार में देखा हो, जहां पे सीढ़ियां बनी होती हैं और जहां से चढ़कर लोग नहाते हैं या वहां से पानी भरते हैं, वो घाट हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं बावड़ी की। देखो बच्चों, बावड़ी बहुत रोचक चीज होती है। बावड़ी में क्या होता है कि जो कुएं की गहराई होती है, उस गहराई तक एक दूर से सीढ़ियां बनाई जाती हैं, जिसको स्टेप वॉल भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कुआं की गहराई है, तो यहाँ दूर से यहाँ से क्या बनाई जाती है, सीढ़ियां बनाई जाती है, और उस पानी का जो सोर्स है वहां तक सीढ़ियां बनाई जाती हैं, और लोग यहाँ से उतर के क्या करते हैं, यहाँ पे आराम भी करते हैं, और क्या करते हैं, साथ में पानी भी पीते हैं। साथ में यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर नीचे कुछ मकान भी बनाए जाते हैं, और वो बड़े ही सुंदर होते हैं, झरोखे टाइप में मकान बनाए जाते हैं, जिसमें राहगीर क्या करता है, पानी पीता है और साथ में आराम भी करता है। अगर आपने भी कभी बावड़ी देखी होगी तो जरूर उनमें उनको देखिए और कोशिश करिए वहां के आसपास के लोगों को समझाने की कि इन बावड़ियों में गंदगी मत कीजिए, क्योंकि ये हमारी क्या है, आन बान और शान है, हमारी धरोहर है ये, ठीक है। इनको संभालने का क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है। बहुत सी बावड़ियां आपने देखी भी होंगी, और जब भी देखो तो उनको संभालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम ही इन बावड़ियों को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, ये आप सभी का अपना फर्ज है, ठीक है। और धर्मशालाएं बनाएगी। धर्मशालाएं कौन सी होती हैं, जिसमें बाहर से कोई यात्री किसी गांव में रुकता है, या किसी शहर में कुछ बिल्डिंग्स होती हैं पुराने जमाने की, अब आजकल तो धर्मशालाएं नहीं रही, होटल हो गए हैं। तो ये मान के चलिए कि पहले का जो होटल था वो, और उन धर्मशालाओं में जो पैसा लगता था बहुत कम लगता था, या कहीं कहीं तो धर्मशालाएं फ्री भी होती थी। तो जो महारानी जी थी उन्होंने जनता की भलाई के लिए इन सब का निर्माण करवाया। सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण करवाए, दोनों तरफ क्या किया, उन्होंने पेड़ लगवाए। निर्धन तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए अन्नदान क्षेत्र खोले गए। निर्धन, देखो बड़ा ही अच्छा वर्ड है, निर्धन, नी है प्लस धन है, नी है का मतलब है नहीं, और उपसर्ग कौन सा हो गया,
नीर हो गया, उपसर्ग कौन सा हो गया, नीर हो गया, थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। तो जो निर्धन तीर्थ है यानी जिनके पास धन नहीं है, गरीब है, जो तीर्थ यात्री हैं, उनकी सुविधा के लिए अन्नदान क्षेत्र खोले गए, यानी जहां से अन्न का दान किया जा सके ऐसे जो क्षेत्र है वो खोले गए। अहिल्याबाई ने अपने राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जन सुविधाओं की व्यवस्था करवाई। तो कितनी अच्छी बात है, अपने राज्य में तो जन सुविधा यानी पब्लिक की हेल्प के लिए कुछ काम किया ही किया, इसके अलावा जन सुविधा केंद्र अन्य राज्यों में यानी जो अदर डिस्ट्रिक्ट है, अदर स्टेट है, उनमें भी खोले गए। जैसे बिहार के एग्जांपल के लिए सुनिए, जैसे बिहार के गया धाम में फल्गु नदी के तट पर निर्मित विष्णुपद मंदिर, जो फल्गु नदी है उसके तट पर जो विष्णुपद मंदिर है वो, और साथ में देवघाट, ठीक है। इसके अलावा हरिद्वार में गंगा के तट पर कुशावर्त घाट आदि का निर्माण कराया, यानी जो हरिद्वार में जो गंगा का तट है, अगर आप कभी हरिद्वार जाओ इस बार कांवड़ लेने या आपके जो दोस्त वगैरह जाएं तो उन्हें कहना कि जो कुशावर्त घाट है वो जरूर देख के आए, क्योंकि वहां पे महारानी अहिल्याबाई जी होलकर का वो बनाया हुआ है। इतनी महान जो महारानी है उनका घाट हमें जरूर देखना चाहिए कि आज वो किस सिचुएशन में है, क्या लोगों ने उसकी कदर की है या वहां पे गंदगी कर रखी है, आपको देखना चाहिए। अगर कुछ आपको दिखता है कि यहाँ पे गंदगी है तो लोगों को समझाना भी आपका फर्ज बनता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा चैप्टर और है। अहिल्याबाई ने समाज विरोधी ताकतों पर अंकुश लगाकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की। पुनर्वास को देखिए बच्चों, पुनर्वास भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसमें भी आपको एक उपसर्ग और कुछ मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि अहिल्याबाई हैं, उन्होंने समाज विरोधी ताकतों पर अंकुश लगाया। समाज विरोधी का मतलब क्या होता है, जो समाज में विरोध करते हैं, जो समाज के लिए कांटे के रूप में होते हैं, उन ताकतों के ऊपर विरोध किया। उन जो समाज विरोधी ताकत है उनके ऊपर क्या किया, अंकुश लगाया। अंकुश का मतलब क्या होता है, रोक लगाना, ठीक है। और वैसे अंकुश क्या होता है, जब आप किसी हाथी आपने देखा होगा, हाथी पे एक आदमी होता है जिसको महावत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महावत। क्या बोलते हैं, महावत। और अंकुश कैसा होता है, त्रिशूल जैसा होता है, ठीक है। ये क्या है, अंकुश है। और हाथी के ऊपर जो हाथी को चलाने वाला कौन होता है, महावत होता है। तो महावत जिससे हाथी को कंट्रोल करता है वो क्या होता है, अंकुश होता है, ठीक है। यानी उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, ऐसे उसकी गर्दन में चुबा चुबा के क्या कर रहा है, उसको एक तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो अंकुश क्या हो गया, कंट्रोलर बन गया, उसका क्या बन गया, हाथी का कंट्रोलर। इसी तरह से महारानी जी थे, उन्होंने जो समाज की विरोधी ताकत है जैसे गुंडे हैं, चोर है, डाकू है, उन सब के ऊपर क्या किया, उन्होंने अंकुश लगाया और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की। देखो ये बड़ी बात है, हम किसी चोर को रोक तो सकते हैं लेकिन क्या हम उसके फ्यूचर को हम सही बना सकते हैं, हम कभी कोशिश ही नहीं करते। 4 थप्पड़ मारी, जेल में भेज दिया, फिर हम उसको भूल गए। लेकिन महारानी जी ने ऐसा नहीं किया, उनके लिए क्या किया, पुनर्वास की व्यवस्था की। देखो बच्चों, यहाँ पे रह लगा है तो इधर क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा। आपको संधि फिर कभी पढ़ा देंगे। पुनः प्लस वास, पुनः का मतलब होता है फिर से, पुनः का मतलब क्या होता है, फिर से, और वास का मतलब होता है बसाना। यानी महारानी अहिल्याबाई जी ने उन चोर डाकुओं को रोका और रोककर उनके लिए फिर से बसाने की व्यवस्था की, ताकि ये लोग फिर से चोर डाकू न बन जाए। बहुत बढ़िया बात है, ये भी नोट करने वाली बात है। आगे देखो, उनके सुशासन से, सुशासन, देखो ये भी अच्छा वर्ड है। देखो बच्चों, व्याकरण बहुत जरूरी है आपके लिए। तो उनके सुशासन से, सुशासन में जो सु वर्ड है उसका मतलब होता है अच्छा। सु का मतलब क्या होता है, अच्छा। जब भी किसी शब्द के पहले सु लग जाए तो उसका मतलब होता है अच्छा, ठीक है। सु उपसर्ग लगाए। तो उनके सुशासन से, सुशासन का मतलब क्या होता है, अच्छे शासन से संतुष्ट होकर निजाम शाही व पेशवा शाही के अनेक लोग अपना राज्य छोड़कर उनके राज्य में आकर बसने की इच्छा व्यक्त किया करते थे। निजाम शाही का मतलब है कि जो मुगल शासक थे, और पेशवा शाही का मतलब क्या है, मराठा शासक। फिर याद करो, निजाम शाही जो मुगल शासक थे और पेशवा शाही जो मराठा शासक थे, मराठा किंगडम के जो रूरल्स थे, वो लोग भी कहते थे कि महारानी जी हमें आपके राज्य में आकर बसना है, क्योंकि आपका जो राज्य है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशहाल है, क्योंकि महारानी जी ने बहुत अच्छा काम किया था सबके लिए। आगे देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहिल्याबाई के शासनकाल के सुख व शांतिपूर्ण वातावरण की चर्चा की। तो जो अपने प्रथम प्रधानमंत्री जी हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी उनके जो किंगडम है उसके जो शासनकाल के सुख और शांतिपूर्ण वातावरण की चर्चा की है। भारतवर्ष की इस वीरांगना, वीरांगना का मतलब क्या होता है, वीर महिला। तो भारतवर्ष की इस वीर महिला ने अन्य राजाओं के सामने एक उच्च आदर्श स्थापित किया। जो अन्य राजा है उनके लिए एक
हाई आइडियल उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया कि देखो हम अपने किंगडम में कर सकते हैं, हम अपने राज्य में कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। जबकि वो एक महिला थी। अब देखो महिला, हम फिर महिला होने के बावजूद, यानी एक लेडीज बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है अगर हम उन्हें मौका दे तो नारी सशक्तिकरण का बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, आगे देखिए। इसलिए उन्हें उस समय की सर्वजन कल्याणकारी प्रथम भारतीय महिला शासिका के पद से सम्मानित किया गया। और उन्हें एक बाद में उन्हें सम्मानित भी किया गया कि सर्वजन कल्याणकारी प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला के जो रिप्रेजेंट है उससे उनको सम्मानित किया गया। 13 अगस्त 1795 को लोक माता अहिल्याबाई परलोक सिधार गई। जो लोक माता है अहिल्याबाई जी, तो उनका कब हुआ, स्वर्गवास कब हुआ। परलोक का मतलब क्या होता है, देखो परलोक, तो पर जब भी शब्द लग जाए किसी भी शब्द के आगे, पर का मतलब होता है दूसरा, पर का मतलब क्या होता है दूसरा, और एक पर का मतलब होता है पंख। लेकिन हमें यहाँ पे पंख नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, दूसरा शब्द पढ़ना है। यानी कितनी तारीख को, 13 अगस्त 1795, 13 अगस्त 1795 को जो अपनी महारानी अहिल्याबाई होलकर जी हैं वो परलोक सिधार गई, यानी स्वर्गवासी हो गई और अपना शरीर छोड़ दिया। तो देखो बच्चों, आज का चैप्टर हमें बहुत कुछ सिखाता है और ये बातें हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए। जो महान व्यक्ति होते हैं उनके जीवन से हमें बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। और इन आज के चैप्टर से जैसे मुख्य मुख्य शिक्षाओं की बात करें तो मुझे 2 शिक्षाएं बहुत अच्छी लगी। पहली शिक्षा तो ये कि जातिगत भेदभाव हमें कभी नहीं करना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य समझ के चलना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो हमें उसे मार पिटाई नहीं करनी है, मार पिटाई के अलावा हमें उसके पुनर्वास की भी व्यवस्था करनी चाहिए। क्या ये आगे से ऐसा काम न करे, इसके लिए हम क्या करें। जैसे कोई बच्चा अगर चोरी करता है, हम उसे मारते हैं, भेज देते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हम इसको अच्छी एजुकेशन दिलाएं, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएं, तो हो सकता है कि इसका जीवन सुधर जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आज का अपना चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कल की क्लास में हम कक्षा 11 से जो सीवी रमन जी हैं अपने महान वैज्ञानिक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट होने वाली है और कई तरह की कहानियां हम आने वाली क्लासों में चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी दिक्कत है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो बना देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ये भी जरूरी है। ओके, थैंक यू।